नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 7 जो भारत की खोज हम पढ़ रहे हैं उसका ये भाग 7वां वीडियो है। अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का 7वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने उपनिषदों वेदों के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ठीक है, उपनिषदों में जो है हमेशा जोर दिया गया है इस बात पर कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए, कारगर रूप से मतलब कि अच्छी तरह से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी कार्य को कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। ठीक है, ज्ञान अर्जन करने के लिए या किसी भी तरह की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संयम एक बहुत ही जरूरी है और आत्मपीड़न और आत्मत्याग भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। ठीक है, इस प्रकार की जो तपस्या होती है इसमें भारतीय चिंतन का जो है सहज रूप से ये निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि इस प्रकार की जो तपस्या का विचार है ये भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में जो जनांदोलन थे जो भारत को हिला दिए थे, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। ठीक है, भारतीय आर्य जो है अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे हैं जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। समाज को खंड खंड करने वाले झगड़े को भारतीय आर्यों ने बचाया है। ठीक है, उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। ठीक है, सभी के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। ठीक है, मतलब कि व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोग जो है अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट उन्होंने दी। उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। आर्य कैसी है, आर्य कैसी जाति है? तो आर्य जो है कैसी जाति है? प्राचीन और अनुभवी जाति का परिचय, समझदारी का परिचय आर्यों ने दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। ठीक है, ये सारी इनकी जो उपलब्धियां थी ये बहुत ही अनोखी थी। और यहाँ पर आप समझिए आर्य कब आए? तो भारत में ही आर्य थे। ठीक है, लेकिन भारत में सभी लोग हर जगह जगह से आकर बसे थे। तो ये आर्यों का आना में हमने बताया और ये बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आना हुआ। उत्तर पश्चिमी से जो है धीरे धीरे करते करते
आर्य आए कई बार में, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन में बटा और बंधा हुआ था, ठीक है। लेकिन उनका जो व्यक्तिवाद था उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जो है मनुष्य के सामाजिक पक्ष और समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर जो है कम ध्यान दिए, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए जीवन बंटा और बंधा हुआ था, ठीक है। जीवन बटा और बंधा हुआ था। आर्य जो किए वो तो सही था, बट वहाँ व्यक्तिवाद का उनके ये परिणाम हुआ कि मनुष्य के सामाजिक और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया मनुष्य, और उनका जीवन बंटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था, ठीक है। उसके मन में जो है एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी और न ही उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे, ठीक है। इसका भी कोई बोध नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता, एक साथ रहने का महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, ठीक है। अब एकात्मता महसूस करे, एक साथ रहे, ठीक है। तो इसका विकास जो है आधुनिक युग में हुआ था, ठीक है। मॉडर्न जो टाइम था इसमें एकात्मता का विश्वास, जो एकात्मता पर महसूस करने की बात है, इस पर विचार का विकास जो है आधुनिक युग में हुआ था। फिर है किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, ठीक है। ये किसी प्राचीन समाज यानी कि अतीत के समय ये ऐसा नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा, ठीक है। फालतू का होगा कि अगर हम प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करें तो ये गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है, ठीक है। भारत में जो है 3 चीज़ें रही हैं कि व्यक्तिवाद और अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत कहीं अधिक बल देता जा रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, ठीक है। बाद में जो है हमारी जनता का दिमाग इसी प्रवृत्ति में बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारा बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलती चली गई, ठीक है। ये कहा जा सकता है कि जो है जाति व्यवस्था में शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बौद्धिक जड़ता थी ये भी बढ़ती गई और जाति की जो है रचनात्मक जो शक्ति थी वो भी धुंधलती चली गई। तो इस प्रकार से भाग 7 जो है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ हमने इसमें पढ़ा आज के इस वीडियो में। इस तरह से ये हमारा पार्ट 7 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद। और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस जो है तुरंत मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।